सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पंकज सरवानी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के 2020 के क्वेश्चन पेपर को। साथियों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 2020 में 2 पेपर्स हुए थे। जो पहला पेपर हुआ था वो निरस्त हो गया था, उसके बाद फिर दोबारा पेपर लिया गया था, ठीक है, मैथ्स का। तो इसमें क्या है, ये पहला वाला पेपर है, इसके बाद ये निरस्त हो गया था, ठीक है। इसके बाद जो पेपर हुआ था उसको भी कराएंगे, इसको भी कराएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं, आज 1 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर अगली वीडियो में हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो 2020 में 2 बार पेपर हुआ था। चलिए, तो समय को नहीं गंवाते हैं, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी ये है इंस्टाग्राम और नीचे है टेलीग्राम, ये दोनों हैं। आप लोग यहाँ पे एक जगह ज्वाइन कर लीजिए और दूसरी जगह पे हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 5 सेमी और 8 सेमी हैं तो त्रिभुज होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और चौथा ऑप्शन है कि त्रिभुज संभव नहीं है। तो देखिए, त्रिभुज बनने के लिए शर्त होती है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव यानी कि हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि अगर त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, तो किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग करेंगे, किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा, तभी वह त्रिभुज बन पाएगा। और अगर बराबर हुआ या उससे छोटा हुआ तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो इसमें क्या है, देखिए अगर हम जोड़ दें 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है ना। तो 3 5 8, ये क्या है, तीसरी भुजा 8 है तो बराबर हो गया ना। यानी कि यहाँ पे क्या है, त्रिभुज संभव नहीं है। समझ में आया, छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि त्रिभुज बनने की एक शर्त होती है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग यानी कि 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखिए जैसे अगर हम 5 और 8 को जोड़ो तो 5 8 13 हो रहा है, तो 13 3 से बड़ा है ना, तो ये इधर संभव है। चलिए उसके बाद 3 और 8 को जोड़े तो 8 3 11, ये भी 5 से बड़ा है, ठीक है। देखिए 8 3 11, 11 किससे है, तीसरी भुजा से बड़ा है ना। लेकिन अगर हम 5 और 3 को जोड़े तो कितना हो रहा है, 8 5 3 8 और तीसरी भुजा क्या है, 8 है। तो यानी कि यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन पाएगा। अगर यही तीसरी भुजा 9 होती तो 5 3 8 और उससे बड़ा है 9 तो बन जाता। कैसे, देखिए समझने वाली बात है। ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए 5 5, ये मान लीजिए 5 5 इंच की क्या है, 2 भुजाएं हैं, ठीक है। ये भी 5 इंच का सेम साइज के मार्कर है ना, 5 5 इंच की है। तो ये बताइए, अगर हमको त्रिभुज बनाना है तो एक भुजा मान लेते हैं इसको, एक भुजा मान लेते हैं इसको। तो ये कितने की है, 5 इंच की एक भुजा हो गई। ये दूसरा कितने का है, 5 इंच का एक भुजा हो गया, ठीक है। तो 5 5 इंच की 2 भुजाएं हो गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये कह सकते हैं अगर मान लेते हैं कि दूसरी भुजा हम 10 इंच का करें तो कभी त्रिभुज बनेगा भाई, ये बताइए। ये 5 5 10 हो गया। अब इस पे अगर 10 इंच का दूसरा भुजा खींचना है, तीसरा है 2 2 5 5 के हो गए, और दूसरा अगर हमको 10 का खींचना है तो आप बताइए इसमें संभव है, वो तो सीधी एक लाइन हो जाएगी ना भाई। त्रिभुज बनने के लिए हल्का से इनको बेंड होना पड़ेगा, ठीक है। हल्का से, ये 5 5 10 है टोटल लंबाई में, हल्का से इनको बेंड होना पड़ेगा। और थोड़ा भी बेंड होंगे तो इनके बीच की दूरी जो 10 सेंटीमीटर या 10 इंच जो भी कहिए आप, जो 10 थी वो थोड़ा सा कम हो जाएगा कि नहीं। मान लीजिए इसके बीच की दूरी 10 थी, टोटल 5 ये दोनों 10 थी। त्रिभुज बनाने के लिए हल्का से इनको बेंड होना पड़ेगा, तभी तो त्रिभुज बनेगा। तो जब ये बेंड हल्का सा होंगी तो जैसे ही बेंड होगी तो इनके बीच की दूरी घट जाएगी ना, चाहे इतना ही सा घटे लेकिन थोड़ी सी दूरी घट जाएगी ना। यानी कि 2 भुजाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये शर्त होती है। तो 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चूंकि इसमें क्या कह रहा है, 3 और 5 8, तो 3 5 8 हुआ, और ये इसके बराबर है तो भाई बराबर हो गया, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये होगा, त्रिभुज संभव नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना जरूरी था, इस वजह से इस पे मैंने समय लिया। आइए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। क्या चीज, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, समझे हैं आप लोग, क्या चीज, जो गिनती वाली संख्याएं होती है ना, वही प्राकृतिक संख्याएं होती है। मैंने संख्या पद्धति में पढ़ाया था, जो भी संख्याओं वाला चैप्टर था उसमें पढ़ाया था कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो गिनती वाली संख्याएं होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती थी तो उसमें 0 जोड़ देते थे तो वो क्या हो जाते थे, पूर्ण संख्याएं हो जाती थी। फिर उसमें नेगेटिव वाले छुटे रहते थे, पूर्णांक। चलिए उस पर नहीं जाते, हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं गिनती वाली संख्याएं होती हैं, और गिनती 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो 0 तो है नहीं, 3.5 भी गिनती में कभी दशमलव आता नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3.5 भी नहीं आया। अंडर रूट भी गिनती में नहीं आता, तो गिनती में क्या आया, 1 2 3 4 5 6, गिनती में कौन आता है, 2, यानी कि ये क्या हो गई,
प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, अगर आपको कोई गिनती सुनाने के लिए बोलेगा तो आप नेचुरली क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो पढ़ोगे ना। वही जो नेचुरली आता है वही वाला है नेचुरल नंबर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है रेशनल नंबर, मैंने पढ़ाया था रेशनल नंबर, क्या चीज, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि जो बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं वे संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो 22/7 ये बटे के रूप में है, लेकिन उसमें शर्त होता है कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां पर जो q होता है यानी कि जो नीचे वाला भाग होता है ये 0 ना हो। मतलब अगर आप 2/0 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। बटा में 0 ना हो, बाकी और कुछ भी हो सब चल जाएगा। पूर्ण संख्याएं हो, पूर्ण संख्या यानी कि पूरी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या है। तो ये क्या हुआ, 22/7 भी बटे में है, ये भी परिमेय संख्या है। अब 0.69, ये देखिए 0.69 जो है, अगर हम ऐसे लिखें 0.69, तो इसको क्या कर सकते हैं, 0.69 बटे 1 कर सकते हैं। यहाँ से दशमलव काटेंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, 2 अंक पे है, तो क्या आ गया 69/100 आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या बन गई। तीसरा ये 5/√16 है, 5/√16 है। अब देखिए 5/√16 है, तो 5/16 √16 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अरे भाई √16 का मतलब क्या होता है, √4 × 4, 4 × 4, तो जब 4 × 4 2 हो गया तो बाहर निकल आएगा रूट से, यानी कि 5/4, तो ये भी बटे में है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन पाई जो होती है ना, ये परिमेय संख्या नहीं होती। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर पाई का मान 22/7 होता है, भाई पाई से मतलब है पाई जो है परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, पाई नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अगला क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित में सर्वसमिका है। सर्वसमिका यानी कि आइडेंटिटी, मैंने पढ़ाया था समीकरण तथा सर्वसमिका। जब देखिए दो चीजें, जो दो बीजीय व्यंजक जो होते हैं आपस में बराबर यानी कि इक्वल टू के चिन्ह के साथ, ये जो बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, समीकरण। लेकिन जो समीकरण होता है ना, वो जो चर राशि होती है उसके केवल एक मान के लिए संभव होते हैं, या फिर एक मान को संतुष्ट करते हैं। ये तो कथा की तरह हो गया, आपको सिखाते हैं, एक सेकंड। एक मान के लिए संभव मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे देखिए क्या कह रहा है, जैसे ये ले लीजिए पहला ऑप्शन, एक मान के लिए, जैसे 2x + 3 = 5 है, ठीक है। अगर इसमें x का मान हम 1 रखें, x = 1 रख दें, तब देखिए संतुष्ट कर रहा है, तो 2 × 1 + 3 = 5, तो 2 1 कम 2 + 3, 2 3 कितना होता है 5, तो 5 = 5, ये संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये है समीकरण। चलिए अब अगर x के बराबर और कुछ रख दें, x = 2 रख दें, x = 2 रख दीजिए। चलिए क्या था, 2x + 3 = 5, तो 2 × 2 + 3 = 5, x की जगह पे 2 रख दिए, तो 2 दूना 4, 4 + 3 कितना होता है 7 होता है, तो 7 = 5 है, नहीं है ना। यानी कि ये क्या है, सर्वसमिका नहीं है। सर्वसमिका वो चीज होती है जिसमें x y z जो भी है उसका कुछ भी आप मान रख दीजिए, हमेशा बराबर ही आएगा, ठीक है। एक बार 1 रख के देख लीजिए, फिर 2 रख के देख लीजिए, फिर 3 रख के देख लीजिए, फिर 4 रख के देख लीजिए, अगर हमेशा वो बराबर ही आ रहा है तो वो सर्वसमिका है। और बीच में अगर कहीं भी, जैसे हमने यहाँ पे x = 1 रखा तो मान आ गया बराबर, लेकिन जैसे ही x = 2 रखा तो मान नहीं आया, तो ये क्या है, सर्वसमिका नहीं है। सर्वसमिका यानी कि आइडेंटिटी, ठीक है, सेम वही चीज होती है, तो ये क्या है, सर्वसमिका नहीं है। चलिए दूसरा आप चेक करते हैं, क्या है, 2 ब्रैकेट में x + 1, चलिए दूसरा चेक करते हैं। 2 ब्रैकेट में x + 1 = 2x + 2, चलिए हल करिए, इसका गुणा करिए अंदर, तो 2x + 2 1 कम 2, 2x + 2 = 2x + 2। ये देखिए एकदम सेम टू सेम दोनों चीज है, 2x + 2 इधर भी है और 2x + 2 इधर भी है, तो ये क्या है, सर्वसमिका है। क्या है ये, सर्वसमिका है। अरे भाई इसमें कुछ देखना ही नहीं है, जब आप गुणा कर दिए तो 2x + 2 इधर भी है, 2x + 2 इधर भी है। अब अगर इधर x का मान 1 रखेंगे तो ये जो आएगा, तो इधर भी x का मान 1 ही रखना पड़ेगा। अगर इधर x का मान 2 रखेंगे तो इधर भी x का मान 2 रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, आइडेंटिटी, मतलब एक दूसरे के एकदम एक तरह के हैं, तो ठीक है, तो वही क्या हो गई, सर्वसमिका। अब देखिए अगले पाइए, जैसे 4x = 2x + 6, 4x = 2x + 6, भाई ये तो अलग दिख रहा है, ये देखिए समीकरण है। अगर इसमें 4x का मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो क्या आएगा, 4 × 1 = 4, इधर भी 1 रखते हैं, तो 2 1 कम 2 + 6, तो 6 2 8 हो रहा है, तो 4 = 8, यानी कि ये भी नहीं है सर्वसमिका।
सर्व संख्या में सीधे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है भाई, आपको एकदम साफ साफ दिखता रहेगा, एकदम आइडेंटिटी, इसीलिए इसका अंग्रेजी में जब समझेंगे, जैसे 2x + 1 है बराबर 2x + 2 है, तो जब गुणा करेंगे तो 2x + 2 इधर भी आ गया, 2x + 2 इधर भी आ गया, एकदम बराबर दिख रहे हैं, खुद ही दिख रहे हैं, बिना मान रखे ही आपको बराबर दिखने लगे तो वही सर्व समीका है। इधर भी देखिए x + 4 है, इधर 6x - 3x है, देखिए दोनों में अंतर है ना, जब दोनों में अंतर है तो वो सर्व समीका नहीं है। ठीक है, चलिए तो सर्व संख्या वाला ये ऑप्शन 2 हमारा सही है। ठीक है, सर्व संख्या मतलब एक जैसे ही दोनों एकदम दिखेंगे, जुड़वा बच्चों की तरह। अगला है 5वां नंबर पर, देखिए क्या है, 3 की घाते x + 2 बराबर 81 में x का मान होगा। क्या कह रहा है, देखिए 3, अब एक सेकंड मार्कर बदल दें, क्या है 3x + 2 बराबर 81 में x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इधर घात में है तो इधर भी घात लगाना पड़ेगा, क्योंकि घात से घात ही हल होगा। तो 3 घाते x + 2 बराबर 81 का क्या कर लीजिए, घात निकाल लीजिए। 81 किसका मतलब पहले गुणनखंड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तिक्का 9, 3 इक्के 3, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 3 की घाते 4। 81 को 3 की घाते 4 लिख सकते हैं ना, यानी कि देखिए 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 त्रिक 27 त्रिक 81, यानी कि 3 की घाते 1 2 3 4। ठीक है, तो जब 3 की घाते x + 2 है, उधर 3 की घाते 4 है, यानी कि घातों की तुलना करने पर ऐसे लिखिए, घातों की तुलना करने पे क्या आया, x + 2 बराबर 4 है। अरे भाई बेस 3 3 यहाँ भी है, दोनों में 3 3 बराबर, तो 3 से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे x + 2 है और यहाँ पे घात 4 है, यानी कि x + 2 जो है वो 4 के बराबर है। घातों की तुलना कर दिया, जब देखिए बेस उसका जब सेम है, यहाँ भी 3 की घात है, यहाँ भी 3 की घात है, तो हम घातों की तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो x + 2 बराबर 4 आया, तो x बराबर क्या आ गया, 4 - 2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो x बराबर 4 - 2 कितना होता है, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, यानी कि x का मान क्या हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, चलिए, और जब से मैं मिटा रहा हूँ तब से आप जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए, और आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमको टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और जो भी आपके सुझाव हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए कि x² - 7x + 6 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो लिखिए ऐसे सोल्यूशन, x² - 7x + 6 बराबर 0 को सॉल्व करिए। देखिए जहाँ भी सॉल्व करिए दिया रहे ना, उसमें जहाँ तक वो हल हो सके वहाँ तक हल आप करिए। अब इसमें बराबर 0 हो, तो जब बराबर 0 वाला है तो मतलब बेसिकली कह रहा है कि x का मान निकालिए। ठीक है, सॉल्व करिए या फिर कहे x का मान निकालिए, तो वही चीज़ है। तो चलिए इसमें x का मान निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाले सवालों में गुणनखंड करते हैं ना। चलिए क्या है, x² - 7x + 6 बराबर 0, ये तो लिख चुके हैं ना। चलिए अब क्या करते हैं, इस 7x को तोड़ना है। तो मैंने क्या बताया था गुणनखंड वाले चैप्टर में, याद करिए कि ये सबसे लास्ट और सबसे पहले वाले का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, x² है, इसमें कौन सी संख्या छिपी रहती, 1, यानी कि 1 छक्के 6। ठीक है, 1 छक्के क्या आया, 6, यानी कि 7x को ऐसे तोड़ना है कि दोनों संख्याओं का जब गुणा करें तो 6 आए, और उसमें से अगर दोनों संख्याओं को जोड़ें तो क्या आए, 7 आए। यानी कि 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 6x + x लिख सकते हैं। देखिए 7x को 6x + x लिख सकते हैं ना, समझिए 6 के 6, अगर देखिए संख्या को गुणा करेंगे 6 के 6, यानी कि गुणा करने पे 6 आया, और जोड़ देंगे तो 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए x² - 7x को क्या लिख सकते हैं, 6x + x, इधर +6 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। देखिए 7x को हमने तोड़ दिया 6x + x में। अब आप कहेंगे 6x + x में ही क्यों तोड़ा, तो आप गुणनखंड वाला चैप्टर देख लीजिए, उसमें मैंने समझाया है कि सबसे लास्ट वाली संख्या ये जो है
अकेली संख्या, उसका ये जो सबसे पहले वाली स्क्वायर वाली संख्या है उसमें जो एक ठो छुपा रहता है जो भी संख्या है, जैसे किसी में रहता है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 ऐसे है, तो ये जो पहली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या दोनों का गुणा कर दीजिए। तो इसमें तो कुछ लिखा नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता वहाँ पे 1 माना जाता है, तो इसका 1 और इसका 6, तो 6 के 6, यानी कि ये बीच वाली संख्या ऐसा तोड़िए कि जो भी टूटने पे आए उसका गुणा करने पे 6 आए, लेकिन जोड़ने अथवा घटाने पर ये जो बीच वाली संख्या है वो आए। ठीक है, बीच वाली संख्या क्या है 7 है, यानी कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो अब देखिए अगर 6 है इधर और इधर क्या है 1 है, x जो केवल x लिखा है इसे 1x मानते हैं ना, तो 6 कम 6 तो गुणा करने पर 6 आ रहा है और दोनों को जोड़ देने पर 6 7 आ रहा है, तो ये ऐसे ही टूटता है। ठीक है, चलिए तो अब करिए, तो एक्स स्क्वायर, अब इधर माइनस का अंदर गुणा हो जाए तो माइनस 6x फिर माइनस x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर इधर है, इधर 6x है, तो x कॉमन हो गया, तो x ले लिया कॉमन, क्या बचा x माइनस 6। देखिए यहाँ से एक x ले लिया तो 1x ये बचा और 6x में से x निकल गया तो केवल माइनस 6 बचा। फिर इधर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा, इधर x में से माइनस 1 चला गया तो क्या बचा, केवल x बचा। फिर इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इधर माइनस ले लिया तो क्या बचा माइनस 6, तभी तो गुणा करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस होगा बराबर 0। इतना तो आप लोग को आता होगा। तो अब देखिए x माइनस 6 इधर है और x माइनस 1 इधर है, तो x माइनस 6 इधर एक आ गया, इधर x माइनस 1 आ गया बराबर 0। अब चलिए अब ऐसे कर लीजिए x माइनस 6 बराबर 0 एक तरफ लिख लीजिए और x माइनस 1 बराबर 0 ऐसे दूसरी तरफ लिख लीजिए। तो x माइनस 6 बराबर 0 यानी कि 6 इधर आ जाएगा तो x बराबर 6, इधर आया x बराबर 1। ठीक है, यही हुआ आंसर, यही हुआ आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था, x का मान निकालना था, सीधे से उसका आप लोग इसको विभाजित करिए, तोड़िए। 7x को हमने तोड़ दिया 6x प्लस x में, यानी कि 6x में 1x जोड़ेंगे तो 7x तो होगा ना, इसको तोड़ के उसका गुणनखंड करके हम लोग क्या किए, ऐसे कॉमन जो था उसको ले लिए कॉमन और हमने तोड़ा तो आया x माइनस 6 और एक ब्रैकेट में आया x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर 0 रखे तो आया x बराबर 6 और x माइनस 1 बराबर 0 रखे तो आया क्या x बराबर 1। यही करना होता है। ठीक है, ऐसे ही किया जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 7, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे लिखे सॉल्यूशन। और क्या कह रहा है कि 5 पुस्तकों का जो मूल्य है ना वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। तो मान लेते हैं कि माना एक पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है ना, तो माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपया। मान लेते हैं कि माना एक पुस्तक का मूल्य क्या है, x रुपया है, यही तो करते आ रहे हैं ना। माना एक पुस्तक का मूल्य x रुपया है, तब 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर क्या होगा, तो 5 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा 5 गुणा x, 5 गुणा x यानी कि 5x। अरे भाई अगर एक किताब 2 रुपए की है तो 5 किताब कितने की होगी, 5 गुणा 2 यानी कि 10 रुपए का होगा। यही तो होता है ना, अगर एक किताब 2 रुपए की है तो 5 किताब कितने की होगी, 5 गुणा 2 यानी कि 5 दूना 10। तो उसी तरीके अगर एक किताब जो है x रुपए की है तो 5 किताब कितने की होगी, 5 गुणा x यानी कि 5x की। ठीक है, 5x की, 5x रुपए। तब 7 किताब कितने की होगी, तब 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणा x यानी कि 7x रुपए। यही तो होगा ना, अगर एक पुस्तक x रुपए की है तब 5 पुस्तक कितने की होगी 5x की, और 7 पुस्तक कितने की होगी 7x रुपए की होगी। यही तो कह रहा है ना कि 5। हमने ऐसा क्यों किया कि ये पूछ रहा है एक पुस्तक का मूल्य याद कीजिए, तो हमने मान लिया एक पुस्तक का मूल्य। फिर क्या कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य, तो हमने लिख लिया 5 पुस्तकों का मूल्य इतना हो गया, और इसी प्रकार 7 पुस्तकों का मूल्य इतना हो गया। अब ऐसे लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्न अब क्या कह रहा है कि जो 5 पुस्तकों का मूल्य है ना वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है। क्या कह रहा है कि जो 5 पुस्तकों का मूल्य है ना, तो 5 पुस्तकों का मूल्य क्या है 5x, वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। क्या है 14 रुपया कम है। देखिए
जो 5 पुस्तकों का मूल्य है, हमने क्या निकाला है 5 पुस्तकों का मूल्य 5x, तो जो 5x है वो 7 पुस्तकों के मूल्य यानी कि 7x से 14 कम है। तो वही किया, 5 पुस्तकों का मूल्य जो है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। तो ठीक जैसे था वैसे ही, जैसे प्रश्न कहा वैसे हमने कर दिया। अब 7x इधर आ गया क्योंकि x की तरफ जाता है, संख्या संख्या की तरफ, तो यानी कि 5x माइनस 7x बराबर -14। ठीक है, तो 7x में से 5x क्या बचा -2x, -2x बराबर -14। तो x बराबर क्या आ गया -14 बटा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 1 कम 2, 2 7 14, यानी कि क्या आ गया x बराबर क्या आ गया 7, x बराबर क्या आ गया 7 रुपये, x बराबर क्या आ गया 7 रुपये। अतः एक पुस्तक का मूल्य 7 रुपये होगा। यही तो है, यही पूछ रहा था, एक पुस्तक का मूल्य बताइए, तो एक पुस्तक का मूल्य क्या आ गया 7 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ लगाना ही नहीं दिमाग, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया अधिक है, तब एक पुस्तक का मूल्य बताइए। तो हमने मान लिया कि माना एक पुस्तक का मूल्य x रुपया है, तब 5 पुस्तक का मूल्य 5x हुआ और 7 पुस्तक का मूल्य 7x हो गया। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि जो 5 पुस्तकों का मूल्य है, तो 5 पुस्तकों का मूल्य क्या माना है 5x, तो जो 5 पुस्तकों का मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। तो 5 पुस्तकों का मूल्य और 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम कर दिया, हल किया तो x बराबर 7 आ गया। और यही पूछ रहा था x क्या है, एक पुस्तक का मूल्य, तो बताइए x एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना आ गया 7 रुपया। ठीक है, तो यही हमारा आ गया आंसर। तो आंसर नंबर कौन सा है 7 का 7 आया। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है, क्या है प्रश्न संख्या 8। चलिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि a प्लस 1/a बराबर 3 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, a प्लस 1/a बराबर 3 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही कह रहा है ना, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे लिखिए सॉल्यूशन, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। क्या है, दिया है क्या है a प्लस 1/a बराबर 3। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, दिया है इतना बराबर इतना, तो क्या करते हैं दोनों पक्षों का आप क्या कर दीजिए, आप वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। और पूछ क्या रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। देखिए दिया है a प्लस 1/a बराबर 3 दिया है, और ये पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि जब सिंगल सिंगल दे के स्क्वायर वाला पूछे तो वही सूत्र लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे दिया है लिखिए या फिर मत लिखिए, आपकी मर्जी है, आप मत लिखिए। तो क्या है a प्लस 1/a बराबर 3 है, तब ऐसे करिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्या होगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, इसका भी वर्ग कर दिए, और दूसरा पक्ष क्या है 3, इसका भी वर्ग कर दिए। चलिए तो a क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a बराबर हो गया a, और यहाँ पे b बराबर क्या होगा 1/a। तो चलिए a स्क्वायर होता है, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1/a है ना, तो 1/a का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा a क्या है a है, गुणा b क्या है 1/a है, बराबर इसका भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो चलिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस a से a कैंसिल हो गया, प्लस 2 के 2 बराबर 9। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9, और 2 इधर आ गया 9 माइनस 2। अब इधर आइए, नीचे जगह नहीं है, तो क्या है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, और यही आया आंसर। और यही हमसे पूछ रहा था ना कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या आ गया 7 आ गया। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर सिंगल सिंगल दे के मतलब a प्लस बी दे के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो सीधे से सूत्र कौन सा लगाना है a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंगल सिंगल दे के डबल डबल पूछ रहा है, तो इसमें क्या है ब्रैकेट के अंदर सिंगल ही सिंगल तो है ना, और डबल डबल वाला हमको मिल जाता है, तो यही वाला सूत्र हम अक्सर लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, समझ में आया, a प्लस 1/a बराबर 3 दिया था, ये पूछ रहा था, हमने क्या किया कि ये इसका वर्ग किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a प्लस 1/a का वर्ग किया इधर, तो इधर भी वर्ग होगा, तो ये क्या आया a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर
प्लस 2 गुणा a गुणा b बराबर 9, हल किया तो आया ये बराबर 7। ठीक है, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर बराबर 7। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, देखिए कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। ठीक है, चलिए ऐसे लिखिए सॉल्यूशन। क्या दिया है, जो दिया है पहले लिख लीजिए। दिया क्या है, बगीचे में कितने पौधे लगे हैं। देखिए दिया है बगीचे में कुल पौधों की संख्या बराबर, बगीचे में कुल पौधों की संख्या कितनी है, 2025 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी की कुल पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, और चलिए प्रश्नानुसार लिखने से पहले ऐसा कर लीजिए ना, माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर क्या है, x। मान लेते हैं पंक्तियां कितनी हैं, x है। तब प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वो भी x हो जाएगा। यही तो प्रश्न कह रहा है कि एक बगीचे में 2025 पौधे हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं, मतलब हर लाइन में उतने ही पेड़ लगे हैं जितने लाइन है। जैसे अगर किसी बगीचे में 10 लाइन है तो हर लाइन में 10-10 पेड़ लगे हैं। तो वही कह रहा है कि जितने पंक्ति यानी कि जितनी लाइन्स हैं उतने ही हर लाइन में पेड़ लगे हैं। तो हमने माना कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, x, यानी कि 10 ठो लाइन है। तो जब 10 लाइन है तो उसमें क्या कह रहा है कि जितनी लाइन है उतने ही पौधे हैं। तब क्या हो गया, तब प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी लाइन है तो इतने हर लाइन में पौधे हैं। तब प्रश्नानुसार डालिए चाहे केवल प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर कुल पौधों की संख्या। तो ऐसे लिखिए प्रश्नानुसार, कुल पौधों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। ठीक है, यही तो है ना कि कुल पौधों की संख्या कितनी है, जितने लाइन है और हर लाइन में कितने पौधे हैं। आप ही बताइए कि अगर किसी बगीचे में 10 लाइनें हैं, ठीक है, 10 कतार में पेड़ लगे हैं और हर कतार में 10-10 पेड़ हैं, तो कितने पेड़ हुए टोटल, कतारों की संख्या गुणे पेड़ों की संख्या, यानी कि कतारों की संख्या गुणे जितने भी एक कतार में पेड़ है। तो हमने क्या बताया कि 10 ठो लाइन है और हर लाइन में 10-10 पेड़ है, यानी कि 10 गुणा 10, टोटल 100 पौधे हो गए ना। तो उसी तरीके से इसमें क्या कह रहा है कि पौधों की संख्या कितनी होगी, लाइनों की संख्या और हर लाइन में पौधों की संख्या। तो पौधों की संख्या इसमें कितना दिया है, 2025। कितना दिया है, 2025 बराबर पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है, गुणे हर पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, x है, यानी कि 2025 बराबर x का स्क्वायर। तो यानी कि x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2025। अरे भाई स्क्वायर जब हटता है तो अगले में रूट लग जाता है ना, तो 2025 का रूट निकाल लीजिए। चलिए निकालिए इधर 2025 का वर्गमूल। ठीक है, तो 2025 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, हाँ 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौका 20, 0 5 25, फिर 5 से कटिए, 5 5 40, 5 1 5, फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 6, हाँ 3 से 21 कट जाएगा, 3 से कटिए, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से कटिए, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, यानी कि क्या आया, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये बना क्या आया, x बराबर अंडर रूट में 5 गुणे 5 और फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 5 5 ये जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ गया, गुणे 3 3 ये जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, गुणा ये जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, यानी कि 5 3 15 3 45। ठीक है, तो 45 क्या पूछ रहा था, पंक्ति पूछ रहा था, 45 पंक्तियाँ। ठीक है, यही हुआ हमारा आंसर।
ठीक है। x बराबर क्या आ गया 45 पंक्तियां, तो यानी कि x बराबर पंक्तियों की संख्या भी 45 है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 45 ही यही है। यही पूछ रहा था कि प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, तो इतनी पंक्तियां हैं, तब प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 45। यही पूछ रहा था। समझ में आया? फिर से समझिए क्वेश्चन कि क्या कह रहा है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की पंक्तियां, यानी कि हर लाइन में उतने ही पेड़ लगे हैं जितनी लाइनें हैं, ठीक है। अगर 10 लाइनें हैं बगीचे में तो 10 ही पेड़ लगे हैं हर लाइन में, ठीक है। जैसे एक बगीचा है बड़ा सा, उसमें 4 लाइनें हैं, तो अगर 4 लाइनें हैं तो हर लाइन में 4-4 पेड़ भी लगे हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि जितने लाइन है उतना ही पौधे भी हैं एक एक लाइन में। तो हमने मान लिया कि माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, तब प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी, वो भी x होगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों चीज बराबर है। तब प्रश्नानुसार ये लिखिए, प्रश्नानुसार चाहे मत लिखिए, ठीक है। तब ऐसे सीधे करिए कि कुल पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कुल पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, यानी कि कुल कितने लाइन लगे हैं और हर लाइन में कितने पौधे हैं, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो पौधों की संख्या हमको दिया था 2025 बराबर, इसको माना था x और इसको भी माना था x, तो x गुणे x, तो क्या आ गया 2025 बराबर x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हटाने के लिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 2025 का जब रूट निकाले तो क्या है 45, तो 45 पंक्तियां आई, तो तब जब अगर पंक्तियां 45 हैं तो ये भी x है, तो यानी कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी आ गई, वो भी 45 ही आ गई, ठीक है। चलिए ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। चलिए करते हैं 10वां नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसी प्रकार 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे लिखे सॉल्यूशन, दिया क्या है कि एक पुस्तक का मूल्य कितना है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो दिया है, ऐसे लिखिए दिया है, जो दिया है उसे लिखिए, दिया है एक पुस्तक का मूल्य बराबर 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिया है एक पुस्तक का मूल्य बराबर इतना है, ठीक है। तब 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 गुणे 5x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सिंपल सा है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक किताब का इतना दिया है, एक किताब इतने की आती है, तो इतने किताबों का दाम क्या होगा, तो वही हमने कर दिया। जैसे अगर एक किताब 10 रुपये की आती है तो 5 किताबों का दाम बताइए, तो हम क्या करेंगे 10 में 5 का गुणा कर देंगे, यही तो करते हैं ना। अगर एक किताब 10 रुपये की आती है तो 5 किताब कितने की आएगी, तो 10 गुणा 5 यानी कि 10 पचे 50। तो वही कह रहा है कि एक किताब इतने रुपए में आती है, कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं, एक किताब इतने रुपए में आती है, तो बताइए इतने किताबें कितने रुपए में आएंगी, तो हम क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे, जैसे 10 गुणे 5 करते थे, तो वही हमने किया। 2x प्लस 5 में 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका गुणा कर दिया, जितने एक किताब के दाम में जितनी किताबें लेनी है उसका गुणा कर दिया। तो अब जो आएगा वही आंसर होगा। तो चलिए गुणा कर दीजिए, 2x का गुणा करेंगे एक बार इसमें 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में, फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस 5 का गुणा एक बार कर देंगे, क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए गुणा कर दीजिए, क्या आएगा 2 पंजे 10, 1x और 2x कितने हो गए x का क्यूब, ठीक है 10x का क्यूब प्लस 2 दूना 4 x का स्क्वायर प्लस 2x का 1 के 2x प्लस इधर आइए 25x स्क्वायर प्लस 5 दूना 10x प्लस 5 1 के 5। अब जोड़ घटा लीजिए, क्यूब कहीं है नहीं है, तो 10x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर इधर है, 25x स्क्वायर इधर है, तो कितना हो गया 25 4 29x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 10x कितना होता है 12x, कितना होता है 12x प्लस 5। यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। बस सिंपल सा था, दिया था एक किताब इतने रुपए की आती है, तो बताइए इतनी किताबें कितने रुपए का आएंगी। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर एक किताब कह रहा है कि 10 रुपये की एक किताब आती है, तो 5 किताबों का दाम बताइए, तो 10 में 5 का गुणा कर देंगे, तो वही एक किताब जितने की आती थी उसमें जितनी किताबें लेनी है उसका गुणा हमने कर दिया, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। बस सिंपल सा है और कुछ नहीं करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या है, समझिए। प्रश्न संख्या 11
कि -1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। -1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करें, इसके बीच की दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे डालिए सॉल्यूशन। समदूरस्थ संख्याएं, जैसे अगर यहाँ पे कोई सीरीज दी रहे, कोई संख्याएं दी रहे, जैसे 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इतना ही मान लीजिए 2 3 4 5। तो क्या कह रहा है, समदूरस्थ, यानी कि जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा। यानी कि ये जो भी संख्या है वो कितनी कितनी दूरी पे है, 1 1 की दूरी पे है ना, +1 करते जाएंगे, 1 1 संख्याओं की दूरी पे है। 2 से 1 कदम आगे बढ़ेंगे 3 आएगा, 3 से 1 कदम आगे बढ़ेंगे 4 आएगा, 4 से 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो 5 आएगा। यानी कि 1 1 कदम की दूरी पे है ना, +1 की दूरी पे है ना। उसी तरीके से कह रहा है कि ये संख्याएं हैं, इनके मध्य जो है ना दो समदूरस्थ संख्याएं, यानी कि इनके बीच जो है दो संख्याएं हैं समदूरस्थ, यानी कि बराबर की दूरी पे दो संख्याएं हैं, तो वही ज्ञात कीजिए। तो चलिए तो डालते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, -1/2, फिर बीच में दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं कोई भी दो संख्याएं हैं, उसके बाद तीसरी संख्या क्या है, 5/4 है। ठीक है, के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये, ऐसे डॉट डॉट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ संख्याओं का कॉन्सेप्ट आप समझिए, यानी कि अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या आएगी, फिर उसमें और कुछ जोड़ेंगे, वही चीज़ जोड़ेंगे तो ये आएगी, फिर उसमें सेम वही चीज़ जोड़ेंगे तो ये तीसरी संख्या हमें मिलेगी। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब क्या है, 2 में अगर 2 जोड़ेंगे, 2 में 2 और जोड़ दिए तो 4 आ गया, 4 में 2 और जोड़ दिए तो क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 में और 2 जोड़ दिए तब आ गया 8, यानी कि +++2+2+2 हो रहा है ना। अगर यही होता 1 2 3 4, तो उसमें देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है, कि 1/2 में कुछ जोड़ेंगे तो ये आएगा, उसमें अगर कुछ जोड़ देंगे तो तीसरी संख्या ये वाली संख्या आ जाएगी, और उसमें अगर जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या हमें सबसे लास्ट वाली संख्या मिलेगी। तो माना तो ऐसे मान लेते हैं, माना वो क्या हम जोड़ रहे हैं, माना सारवंतर बराबर डी। इसको क्या बोलते हैं जानते हो, सारवंतर। इस टर्म को क्या बोलते हैं, सारवंतर। जैसे 2 4 6 8 है, तो इसमें 2 में 2 जोड़ा ना तो 4 आया, फिर 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया, फिर 6 में 2 जोड़ा तो 8 आया। तो ये +2+2+2 जो आ रहा है, ये क्या बोलते हैं उसको, सारवंतर। ऐसा अंतर जो सभी में बराबर है, वही अंतर जो सभी में उतने उतने का डिफरेंस है, तो उसको बोलते हैं सार्वअंतर। यानी कि अगर हमको ऐसे करना हो तो इसमें कितना है, 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, यानी कि कितनी बार 2 आया, 2 2 और 2, 3 बार 2 आया ना, यानी कि 2 + 2 2 4 2 6, 2 + 6 कर देंगे तो सबसे लास्ट वाली संख्या मिल जाएगी ना। जैसे अगर मान लीजिए दूसरा ऑप्शन देते हैं, दूसरा हम आपको एग्जांपल देते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, कितना जोड़ा, 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया, यानी कि 1 इधर भी जोड़ा, फिर 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया, यानी कि +1 यहाँ भी किया, फिर इसमें 1 जोड़ा तो क्या है, 5। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि एक ये जो पहली संख्या में जितने सारवंतर आए हैं, यानी कि 1 1 2 1 3 1 4, टोटल 4 है, तो एक पहली वाली संख्या में जितने भी सारवंतर आए हैं उसको जोड़ देंगे तो लास्ट वाली संख्या मिल जाएगी ना। 1 4 कितना होता है, 5, और वही वाली लास्ट वाली संख्या है। इसी तरीके से पहली वाली संख्या इसमें 2 थी और सारवंतर कितना था, 2 2 4 2 6, तो सारवंतर 3 बार था ना, तो 2 3 6, तो 2 में 6 जोड़ेंगे तो लास्ट वाली संख्या मिल जाएगी ना। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ भी लगा लेंगे। इसमें कितना है, एक बार डी जुड़ा तो ये वाली संख्या आई, फिर दूसरी बार डी जुड़ा तो ये वाली संख्या आई, जब फिर तीसरी बार डी जुड़ा तो ये वाली संख्या आई। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि -1/2 में 3 बार डी जुड़ा है ना, डी प्लस डी प्लस डी, ऐसे कर दिया, डी फिर डी, 3 बार डी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा ना। समझ में आया, -1/2 में 3 बार डी जोड़ेंगे, एक बार डी जोड़े तो ये वाली संख्या आई, क्योंकि 2 बीच में डालने के लिए बोल रहा है ना, तो 2 हमने बीच में डाल दिया, तो एक बार जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या आएगी, फिर दोबारा डी उसमें जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या आएगी, फिर तिबारा डी जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या आएगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, -1/2 में 3 बार डी जब जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या हमें लास्ट वाली मिलेगी। तो यही कर दिया, -1/2 में 3 बार डी जोड़ दिए तो ये आ गया। डी को क्या बोलते हैं, सार्वअंतर। ठीक है, चलिए अब करिए, -1/2 प्लस 3 बार डी है यानी कि 3D बराबर 5/4, तब 3D बराबर क्या आ जाएगा, 5/4
4 और ये -1/2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/2। तो 3D बराबर 5/4 और 1/2 का हल करिए तो 4 2 का एलसीएम क्या आएगा, लघुत्तम 4 ही आएगा, तो 4 आ गया। फिर इधर आया 5 प्लस 2 दूना 4, तो 2 बार आया तो 2 1 कम 2। अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, क्या होगा 3D बराबर 5 2 7, 7/4। तो D बराबर क्या आ जाएगा, 3 का गुणा इधर हो जाएगा 7/3 चौका 12, तो 7/12 ये आ गया D। ठीक है, 7/12। अतः अब ऐसे लिखिए, अब ये इधर आ जाइए नीचे, अतः पहली सम दूरस्थ संख्या बराबर क्या, पहली समदूरस्थ संख्या क्या होगी, -1/2 में एक बार D जोड़ेंगे तो ये पहली समदूरस्थ संख्या आ जाएगी, यानी कि -1/2 प्लस D, -1/2 प्लस D, तो -1/2 प्लस D कितना आया बेटा 7/12, तो 7/12, तो -1/2 में 7/12 जोड़ो तो 2 और 12 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम क्या आएगा 12 ही आएगा। ये हम जानते हैं, नहीं आप जानते तो आप निकाल लेना। तो 2 छंगा 12, 6 बार गया तो 6 के 6 यानी कि -6 प्लस 12 के 12, एक बार गया तो 1 7 7 यानी कि -6 प्लस 7/12, तो 7 में से 6 का कितना बचा 1, तो 1/12। तो ये आ गई पहली वाली समदूरस्थ संख्या, क्या आ गई 1/12। ठीक है, तथा दूसरी समदूरस्थ संख्या बराबर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस डी, चाहे इसमें एक बार डी जोड़िए चाहे इसमें 2 बार डी जोड़ दीजिए। देखिए दूसरी वाली जो समदूरस्थ संख्या क्या है, -1/2 में एक बार डी जोड़े हैं तो पहली वाली आई थी, उसमें एक बार डी और जोड़ दिए हैं तब दूसरी वाली संख्या आई है ना, यानी कि -1/2 में हम 2 बार डी जोड़ेंगे तब हमारी दूसरी समदूरस्थ संख्या आएगी। तो हमने क्या लिखा, तथा दूसरी समदूरस्थ संख्या बराबर -1/2 में 2 बार डी जोड़े हैं, एक बार डी जोड़े तो यहाँ पे आए थे, फिर दोबारा उसमें डी जोड़े तो यहाँ पर आए, तो हमको ये वाली चाहिए, तो 2 बार डी जोड़ दिए तो क्या आ गया -1/2 प्लस डी कितना आया है 7/12 प्लस डी कितना है इधर भी 7/12। हल कर लीजिए, 12 12 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 12 ही आएगा, 2 छंगे 12 यानी कि -6 प्लस 7 प्लस 7, अरे 12 के 12, 1 7 7 1 7 7, तो क्या आया 7 दूना 14, 14 में से 6 गया कितना बचा 8 बचा, तो 8/12 यानी कि 4 दूना 8 4 3 12, तो क्या आया 2/3, क्या आया 2/3। तो 2 समदूरस्थ संख्याएं कौन कौन सी हो गई, एक संख्या हो गई 1/12 और दूसरी संख्या हो गई 2/3। यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया, एकदम इजी था, कुछ था नहीं, देखना इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना था। समदूरस्थ संख्याएं ऐसी संख्याएं जो समान दूरी पर हों, तो ये -1/2 तथा 5/4 के मध्य समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि ऐसे बनाया सीरीज, -1/2 और उसमें एक संख्या ये बिंदी मान लिया, एक ये बिंदी मान लिया, उसमें क्या माना समदूरस्थ, यानी कि बीच में कुछ कुछ सेम चीजें जोड़ने पर यहाँ तक आना है, तो माना सर्वांतर बराबर डी, इसे क्या बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, तो -1/2 में एक बार डी जोड़ेंगे तो पहली समदूरस्थ संख्या पहुंचेंगे, फिर दूसरी बार डी जोड़ेंगे तो दूसरी समदूरस्थ संख्या पहुंचेंगे, फिर तीसरी बार डी जोड़ेंगे तो ये लास्ट वाले में पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या किया कि -1/2 बराबर डी प्लस डी बराबर 5/4, 3 बार डी जोड़ने पर लास्ट वाले में पहुंच जाते हैं। फिर इसको जब तीनों को जोड़ दिया तो 3D हो गया, और 3D को हल किए तो डी बराबर क्या आ गया 7/12, डी बराबर क्या आ गया 7/12। अब जब डी बराबर 7/12 आ गया तो पहली समदूरस्थ संख्या क्या हो जाएगी -1/2 प्लस डी, क्या है देखिए पहली समदूरस्थ संख्या क्या है, यही तो है ना, तो इसमें क्या है -1/2 में एक बार डी जोड़े हैं तो वही क्या -1/2 प्लस डी, हल किए तो क्या है 1/12। तब दूसरी समदूरस्थ संख्या क्या है -1/2 में एक बार डी फिर एक बार डी, 2 बार डी जोड़े तो 2 बार डी जोड़ दिए तो ये क्या आ गया 2/3। यही हुआ आंसर। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जैसे अगर लिखा है 5 6 7 8 कुछ भी है, अब इसमें कितने का अंतर है, एक का अंतर है। 5 में एक जोड़ा तो क्या आ गया 6 आ गया, 6 में एक जोड़ा तो क्या आ गया 7 आ गया, 7 में एक जोड़ा तो क्या आ गया 8 आ गया, यानी एक एक का अंतर है ना। तो अगर हम यही करें कि 5 में 1 1 2 1 3 यानी कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा ना, 1 1 2 1 3। तो वही चीज़ हमने किया कि डी का अंतर, क्योंकि इसमें तो हमको संख्या मालूम नहीं थी तो डी का अंतर मान लिया, तो 5 में जब 3 बार डी जोड़ा तो ये आया, दूसरी तरीके से डी निकाला और ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये होता है। तो आपकी वीडियो कैसी लगी आपको ये वीडियोस, तो आप इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आपकी शिकायतें हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, आप उसको हमें कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम ID PONKESAVANI910, यहाँ पे आप हमको फॉलो कर लीजिए। आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सीधे फोटो खींच के, और आपको इसी तरीके से आंसर भी मिल जाएगा।
और इधर आते हैं टेलीग्राम पे क्या होता है कि जो भी बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आज एक बच्ची ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, सेम यही वाला क्वेश्चन था, एक ये वाला क्वेश्चन था, एक पिछला वाला, तो उसको मैंने यहाँ पे करा, इसलिए इसको टेलीग्राम पे नहीं डालूंगा, क्योंकि आप लोग तो यहीं से भी देख सकते हैं, जो भी अलग से क्वेश्चन रहते हैं उसको टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय,